चंदूलाल सकारलाल पटेल, जिन्हें प्रायः CS पटेल के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित भारतीय ज्योतिषी थे जो वैदिक ज्योतिष में अपने गहन शोध और व्यवहारिक योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 31 दिसंबर 1915 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्रीय ज्योतिष सिद्धांतों के अध्ययन और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग में समर्पित किया, जिसमें सटीकता पर विशेष बल दिया गया। मैं उनके पुस्तक प्रिडिक्टिंग थ्रू नवामशाय नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कर रहा हूं, जिसके माध्यम से मुझे ये ज्ञात हुआ कि श्री VA के अय्यर ने उन्हें अपनी शोध सामग्री को द एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन बेंगलोर में प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया, जिसका संपादन BV रमन द्वारा किया जाता था। बाद में जब R संथानम ने नवंबर 1985 में द टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की, तो उन्होंने श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल से लेख लिखने का अनुरोध किया। उनका पहला लेख न्यू प्रिडिक्टिव टेक्निक बेस्ड ऑन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सितंबर 1987 में प्रकाशित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपनी तकनीकों को विभिन्न नाड़ी ग्रंथों और दुर्लभ शास्त्रीय ग्रंथों से एकत्रित और परिष्कृत किया। वे ये भी उल्लेख करते हैं कि उनके एक सामान्य मित्र स्वर्गीय श्री NM सेठिया बड़ौदा ने उनके लेखों की जेरोक्स प्रतियां श्री नरेंद्र सागर को दिखाईं, जिन्होंने उन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की सहमति दे दी। श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपने कार्य के प्रकाशन में सहयोग देने के लिए श्री नरेंद्र सागर, श्री NM सेठिया और श्री हरिप्रसाद S भट्ट के प्रति आभार व्यक्त किया है। अध्याय 7 इंपॉर्टेंस ऑफ नवामशाइन प्रिडिक्शन 1 पढ़ते समय विशेष रूप से पृष्ठ 54-55 पर मुझे नवांश प्रोग्रेशन की अवधारणा मिली, जहां श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने इंदिरा गांधी की मृत्यु की संभावित तिथि तक पहुंचने की एक विधि प्रदर्शित की है। ये तकनीक अत्यंत अद्भुत है और इसने मेरा विशेष ध्यान आकर्षित किया है। इसके साथ ही मेरे मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है कि क्या वास्तव में अध्ययन और अभ्यास के माध्यम से इस स्तर की भविष्यवाणी की सटीकता प्राप्त की जा सकती है, और क्या मैं भी अपनी सीखने की यात्रा में उस स्तर के करीब पहुंचने का प्रयास कर सकता हूं। मैं अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए शुरुआत करना चाहता हूं और सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री चंदूलाल सकारलाल पटेल ने अपनी पुस्तक में कई महत्वपूर्ण अध्यायों को शामिल किया है, विशेषकर वे जो किसी व्यक्ति के जीवन में घटनापूर्ण वर्षों की पहचान और नवांश के गहरे प्रयोग से संबंधित हैं। यदि संयोगवश आप ये पढ़ रहे हैं या इस लेखन को देख रहे हैं, तो मेरी सच्ची सलाह है कि आप इस पुस्तक को स्वयं खरीद कर अध्ययन करें, क्योंकि मैं यहाँ जो चर्चा कर रहा हूँ वो केवल सतही स्तर को ही स्पर्श करती है। ये पुस्तक स्वयं में अत्यंत व्यापक और ज्ञान से परिपूर्ण है। लग्न विश्लेषण। राशि कुंडली में लग्न कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र पाद 1 में स्थित है। आश्लेषा नक्षत्र 16 डिग्री 40 से 30 डिग्री कर्क तक फैला होता है और इसका पहला पाद 16 डिग्री 40 से 20 डिग्री 00 कर्क के बीच आता है, जिसमें लग्न की स्थिति बनती है। नवांश ज्ञात करने के लिए संपूर्ण राशि चक्र को 108 समान भागों प्रत्येक 3 डिग्री 20 मिनट में विभाजित किया जाता है, जिसकी गणना 0 डिग्री मेष से शुरू होती है। इस क्रम में मेष 0 डिग्री से 30 डिग्री बराबर 9 नवांश, वृषभ 30 डिग्री से 60 डिग्री बराबर 18 नवांश, मिथुन 60 डिग्री से 90 डिग्री बराबर 27 नवांश होते हैं। कर्क में प्रवेश करने पर गणना आगे बढ़ती है और लग्न 33वें नवांश में आता है, अतः लग्न का नवांश स्थान 33वां है। गुरु विश्लेषण। गुरु राशि कुंडली में कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र पाद 4 में स्थित है। धनिष्ठा 23 डिग्री 20 से 6 डिग्री 40 मकर से 6 डिग्री 40 कुंभ तक फैला होता है और चौथा पाद कुंभ के भाग में आता है। नवांश गणना के अनुसार मकर तक 90 नवांश पूरे होते हैं और कुंभ में प्रवेश करने पर गुरु 92वें नवांश में आता है, अतः गुरु का नवांश स्थान 92वां है। शुक्र विश्लेषण। शुक्र मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र पाद 2 में स्थित है, जो 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मेष तक फैला होता है और दूसरा पाद 3 डिग्री 20 से 6 डिग्री 40 के बीच होता है। नवांश गणना के अनुसार यह सीधा दूसरा नवांश बनता है, अतः शुक्र का नवांश स्थान दूसरा है। चंद्र विश्लेषण। चंद्र मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र पाद 1 में स्थित है, जो 23 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 मकर के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार धनु तक 81 नवांश पूरे होते हैं और मकर में प्रवेश करने पर चंद्र 89वें नवांश में आता है, अतः चंद्र का नवांश स्थान 89वां है। बुध विश्लेषण। बुध वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र पाद 2 में स्थित है, जो 13 डिग्री 20 से 16 डिग्री 40 वृषभ के बीच आता है।
नवांश गणना में मेष के 9 नवांश के बाद वृषभ में यह 14वें नवांश में आता है, अतः बुध का नवांश स्थान 14वां है। राहु विश्लेषण। राहु मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र पाद 2 में स्थित है, जो 23 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 मिथुन के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार वृषभ तक 18 नवांश पूरे होते हैं और मिथुन में यह 26वें नवांश में आता है, अतः राहु का नवांश स्थान 26वां है। केतु विश्लेषण। केतु धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पाद 4 में स्थित है, जो 23 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 धनु के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार वृश्चिक तक 72 नवांश पूरे होते हैं और धनु में यह 80वें नवांश में आता है, अतः केतु का नवांश स्थान 80वां है। सूर्य विश्लेषण। सूर्य वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र पाद 3 में स्थित है, जो 16 डिग्री 40 से 20 डिग्री वृषभ के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार यह 15वें नवांश में आता है, अतः सूर्य का नवांश स्थान 15वां है। मंगल विश्लेषण। मंगल कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पाद 3 में स्थित है, जो 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री कुंभ के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार मकर तक 90 नवांश पूरे होते हैं और कुंभ में यह 99वें नवांश में आता है, अतः मंगल का नवांश स्थान 99वां है। शनि विश्लेषण। शनि तुला राशि में विशाखा नक्षत्र पाद 3 में स्थित है, जो 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री तुला के बीच आता है। नवांश गणना के अनुसार कन्या तक 54 नवांश पूरे होते हैं और तुला में यह 63वें नवांश में आता है, अतः शनि का नवांश स्थान 63वां है। Some general informations. June 1, 1926, time 9:23, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूएसए। सूर्य 13/9/1940। इस समय के आसपास मैरिलिन मुनरो तब नॉर्मा जीन का जीवन अस्थिरता और भावनात्मक असुरक्षा से भरा हुआ था, जहां वो फॉस्टर केयर में रह रही थीं। ये उनके जीवन का एक संघर्षपूर्ण और आधार बनाने वाला चरण था। इसके कुछ समय बाद लगभग 1942 में उन्होंने बहुत कम उम्र में जेम्स डॉहेटी से विवाह किया, जो मुख्यतः अनाथालय जैसी परिस्थितियों से बचने का एक माध्यम था। ये समय जीवन में मजबूरी में लिए गए निर्णयों और दिशा बदलने की शुरुआत को दर्शाता है। मृत्यु 21/8/1944। ये समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब वो एक फैक्ट्री में काम कर रही थीं, तभी उनकी मुलाकात डेविड कोनोवर से हुई, जिन्होंने उन्हें पहली बार मॉडलिंग की दुनिया में प्रवेश दिलाया। यही वो क्षण था जहां से उनका साधारण जीवन एक नए मार्ग की ओर मुड़ गया और उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। राहु 21/8/1951। इस समय के आसपास उनके करियर ने गति पकड़नी शुरू की। उन्हें 20th सेंचुरी फॉक्स के साथ काम करने का अवसर मिला और ऑल अबाउट ईव जैसी फिल्मों में भूमिकाएं मिली। ये वो चरण था जहां उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई और हॉलीवुड में उनकी उपस्थिति मजबूत होने लगी। इंदु लग्न 7/4/1952। ये समय अचानक प्रसिद्धि और जन ध्यान का प्रतीक है। 1952 में उनकी पुरानी न्यूड तस्वीरें सार्वजनिक हुईं, जिससे एक और विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन दूसरी ओर उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी। इस घटना ने उन्हें और अधिक चर्चित बना दिया और वो एक उभरती हुई बड़ी स्टार के रूप में स्थापित होने लगीं। ये समय धन, प्रसिद्धि और सामाजिक पहचान के बढ़ने का संकेत देता है। लग्न 19/1/1959। ये उनके करियर के शिखर का समय दर्शाता है। 1959 में उन्होंने सम लाइक इट हॉट में काम किया, जो उनकी सबसे सफल फिल्मों में से एक बनी। इसके लिए बाद में उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। ये समय उनके जीवन में पूर्ण सफलता, प्रसिद्धि और उपलब्धियों के चरम को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया सभी घटनाओं को स्वयं सत्यापित करें। मैंने घटनाओं की जानकारी के लिए इंटरनेट की सहायता ली है, इसलिए मुझसे त्रुटि होने की संभावना हो सकती है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सभी तिथियों की गणना और पुष्टि अपने स्तर पर अवश्य कर लें। सन के लिए विश्लेषण। ज़ोडिएकल जर्नी। सन वृषभ राशि में स्थित है। राशि चक्र की शुरुआत 0 डिग्री मेष से गिनने पर ये एक पूर्ण राशि मेष पार कर चुका है और दूसरी राशि में 18 डिग्रीज 38 मिनट्स तक पहुंचा है। टोटल डिग्रीज ट्रैवल्ड
1 into 30 degrees plus 18 degrees 38 minutes is equal to 47.633 degrees. टाइम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेशन टाइमलाइन निकालने के लिए नवमांश कांस्टेंट का उपयोग किया जाता है. 1 नवमांश is equal to 3.333 degrees. टोटल नवमांशास 47.633 divided by 3.333 is equal to 14.29. ईयर कैलकुलेशन पूर्ण संख्या 14 जन्म के बाद पूरे हुए वर्षों को दर्शाती है. डे कैलकुलेशन शेष 0.29 मल्टीप्लाइड बाय 360 डेज इज इक्वल टू 104 डेज. फाइनल रिजल्टिंग डेट 13/9/2040. लॉर्डशिप नोट ये बिंदु L2 का स्वामित्व रखता है. मृत्यु के लिए विश्लेषण ज़ोडियाकल जर्नी मृत्यु मिथुन राशि में स्थित है. 0 डिग्री मेष से गिनने पर ये 2 पूर्ण राशियां मेष वृषभ पार कर चुका है और तीसरी राशि में 1 डिग्री 45 मिनट्स तक पहुंचा है. टोटल डिग्रीज ट्रैवल्ड 2 into 30 degrees plus 1 degree 45 minutes is equal to 60.75 degrees. Time transformation total navmanshas 60.75 divided by 3.333 degrees is equal to 18.22. Year calculation 18 वर्ष. Day calculation 0.225 into 360 is equal to 81 days. Final resulting date 21/8/2004. राहु एलिय विश्लेषण ज़ोडियाकल जर्नी राहु मिथुन राशि में स्थित है. ये 2 पूर्ण राशियां पार कर चुका है और तीसरी राशि में 24 डिग्रीज 5 मिनट्स तक पहुंचा है. टोटल डिग्रीज ट्रैवल्ड 2 into 30 degrees plus 24 degrees 5 minutes is equal to 84.0833 degrees. Time transformation total navmanshas 84.0833 divided by 3.333 is equal to 25.22. Year calculation 25 years. Day calculation 0.225 into 360 is equal to 81 days. Final resulting date 21/8/2004. इंदु लग्न के लिए विश्लेषण ज़ोडियाकल जर्नी इंदु लग्न मिथुन राशि में स्थित है. ये 2 पूर्ण राशियां पार कर चुका है और तीसरी राशि में 26 डिग्रीज 13 मिनट्स तक पहुंचा है. टोटल डिग्रीज ट्रैवल्ड 2 into 30 degrees plus 26 degrees 13 minutes is equal to 86.2167 degrees. Time transformation total navmanshas 86.616 divided by 3.333 is equal to 25.865. Year calculation 25 years. Day calculation 0.865 into 360 is equal to 311 days. Final resulting date 7/4/2052. लग्न के लिए विश्लेषण ज़ोडियाकल जर्नी लग्न कर्क राशि में स्थित है. ये 3 पूर्ण राशियां मेष वृषभ मिथुन पार कर चुका है और चौथी राशि में 19 डिग्रीज 49 मिनट्स तक पहुंचा है. टोटल डिग्रीज ट्रैवल्ड 3 into 30 degrees plus 19 degrees 49 minutes is equal to 108.8167 degrees. Time transformation total navmanshas 108.816 divided by 3.333 is equal to 32.645. Year calculation 32 years. Day calculation 0.645 into 360 is equal to 232 days. Final resulting date 19/1/2059. इन सब पर विचार करने के बाद मेरे मन में एक गहरी आश्चर्य की भावना उत्पन्न होती है. जितना अधिक मैं इस विषय का अध्ययन करता हूं, उतना ही ये चकित करता है कि एक साधारण कुंडली जिसमें केवल ग्रह और भाव होते हैं के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के जीवन के पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं. हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों हुईं और जीवन समय के साथ कैसे विकसित हुआ. साथ ही मैं ये भी जानता हूं कि मेरा ज्ञान बहुत सीमित है और मैं केवल वही सीखने और परखने का प्रयास कर रहा हूं जो मैंने पढ़ा है. जब भी कोई सिद्धांत किसी कुंडली में सही कार्य करता हुआ प्रतीत होता है तो उन महान मस्तिष्कों के प्रति मेरा सम्मान स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है. ये वास्तव में अद्भुत है कि प्राचीन ऋषियों और विद्वानों ने इतने गहरे सिद्धांतों को समझा और व्यवस्थित किया. आज भी एक रहस्य जैसा प्रतीत होता है कि आधुनिक उपकरणों के बिना इतना विशाल ज्ञान कैसे विकसित किया गया. साथ ही मैं उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता भी महसूस करता हूं जिन्होंने इस ज्ञान को सुरक्षित रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया. इस यात्रा में मैं विशेष रूप से श्री CS पटेल के प्रति अपना आभार और सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी अद्भुत पुस्तक ने मेरे जैसे विद्यार्थियों को इन सिद्धांतों को समझने और खोजने में सहायता प्रदान की है. जब भी मैं किसी सिद्धांत को कुंडली में कार्य करते हुए देखता हूं, तो वो केवल सीखने का क्षण नहीं होता, बल्कि उन सभी विद्वानों और गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का अनुभव भी होता है
जिन्होंने इस ज्ञान को संरक्षित और विकसित किया।